बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एतराफ़ किया है। इमरान खान साहब माजी में ये बात करते रहे। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे कभी भी ये नहीं करना चाहिए था। और ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, इसमें इमरान खान साहब ने अपने एक उसूल को तोड़ा था। यानी उससे पहले भी वो दावा करते रहे कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्योंकि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं, और इमरान खान साहब ने वहां कंप्रोमाइज़ किया जो गलत था। वो इमरान खान साहब को कभी नहीं करना चाहिए था। तो ये कमज़ोर सियासतदान की निशानी होती है जब वो इक़्तिदार के नशे में वो कमज़ोर हो जाता है और वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरा एक जाल बिछाया और बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसने एक्सटेंशन ले ली। ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से। आज तक की तमाम कानून साजियों में सबसे बेहतरीन काम वो हुआ था जब जनरल बाजवा के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। तो सबने जाके जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। अब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को इमरान खान साहब ने, ये वाहिद आदमी है जो अपनी गलती तस्लीम करता है। बड़ा आदमी होता है ना वो, जिससे गलती हो जाए तो वो कहता है जी मैंने गलत किया था और मैं इसको तस्लीम करता हूं, और वो उससे सीख कर आगे बढ़ता है। पाकिस्तान में सियासतदान कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। यानी जनरल अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी जिन लोगों ने, वो इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। जो लोग आज तक माजी में गलतियां करते रहे उन्होंने कभी कौम से माफी नहीं मांगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा इसे अपनी संगीन गलती करार देते हुए कौम से माफी मांगी है। ये बात कर रहे थे असद कैसर साहब, जो स्पीकर थे उस दौर में जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी, और इन्हीं के जेर निगरानी ये कानून साजी हुई थी जिसमें जनरल बाजवा का मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया था तो फिर एक्सटेंशन का मामला वहां से हुआ था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी और एक तारीखी संगीन गलती थी जिस पर हम कौम से माफी मांगते हैं। तारीखी तौर पे गलत फैसला था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, और ये जिसके लिए हम पूरी कौम से माजरत ख्वाह है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने दुखती रग को छेड़ा है। इस पे महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा कि जी ये तो मिलनी नहीं चाहिए किसी को भी, किसी भी जगह पे एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हम उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। तो बात तो उसूल की है। जब आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं तो उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सबका हक मारा जाता है। पूरा का पूरा एक बैच जो है वो महरूम हो जाता है तरक्की से, और सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इदारे का जो पूरा बना हुआ है कानूनी, वो बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये दी गई थी, इसमें कौम से माफी मांगी गई है, और इस वक्त ये माफी मांगे जाना ये बड़ा मानी खेज है। और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आना था, तो फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल सबसे पहले आ गया। देखिए ये जो माफी वाला मामला है ना कि कौम से हम मांग रहे हैं, ये 1 साल पहले भी पीटीआई मांग सकती थी, 6 महीने बाद भी मांग सकती थी। लेकिन ये टाइम बड़ा क्रूशल है क्योंकि इस वक्त इन चीजों का फैसला हो रहा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पीटीआई ने अपनी इंटेंट शो कर दी, अपोजिशन के साथ बैठ के जनाब हमसे उम्मीद कोई ना रखे, हम किसी जगह पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन ली थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका आर्मी चीफ मैं होऊंगा। यानी मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं होना ये चाहिए कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, एएनपी, अब पीटीआई, सारे मुझे वोट डालें, इसका उन्होंने बंदोबस्त किया था। और सबने आकर उन्हें वोट डाला था नवाज शरीफ साहब की मर्जी से। और फिर मियां साहब की डील भी आपको याद है इसी बीच में हुई थी। अब क्योंकि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबने मुतफिका तौर पे की थी, तो उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला अगर आगे आता है तो पीटीआई ने और अपोजिशन ने अपनी इंटेंट या जो वो करने जा रहे हैं या अपनी सोच उन्होंने पहले ही कौम के सामने रख दी है कि नहीं जी हम किसी एक्सटेंशन के हमायती नहीं है। इस वक्त ये क्रूशल है और ये दुखती हुई रग है। फैसल वाडा ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, और फैसल वाडा ने इसके ऊपर एक जो है वो ट्वीट भी किया, और वो ट्वीट मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा और रहेगा। तो उन्होंने कहा कि किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए, पाकिस्तान की तरक्की का यह सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, ये अब तसलसल किसे कहते हैं? एक्चुअली ये जो अभी सारा आपका एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, इसी का तसलसल चाहते हैं। और ये जो हाइब्रिड निजाम है जिसको वजीर दिफा खुद कहते हैं
कि एक दोगला निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, हम तो नाम के हुक्मरान हैं। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इख्तियार तो जो है वो मोहसिन नकवी के पास है। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। आजकल ये भी खबरें आ रही है कि आने वाले वक्त में शायद उन्हें वजीर आजम बना दिया जाए, और ये सारा काम भी इन रवायती पॉलिटिकल पार्टी से करवा दिया जाएगा। जैसे मुशर्रफ ने शौकत अजीज को लाकर वजीर आजम बना दिया था, तो कोई मसला नहीं है। जब आर्मी चीफ ये चाहेगा फील्ड मार्शल, और उसके बाद इख्तियार होगा और वो उनको उनकी मर्जी की चीज मिल जाएगी, ताकत उनके हाथ में आ जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल सेनेटर फैसल वादा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा रहेगा और रहेगा। तसलसल का मतलब क्या है? यानी वो इसको एक्सटेंशन नहीं कह रहे कि एक और एक्सटेंशन शायद ना हो, लेकिन तसलसल। तसलसल का मतलब है जो सवाल हमने पिछले वीलॉग में उठाया कि क्या नई तकरीरी दोबारा से एक्सटेंशन मिलेगी और आर्मी चीफ जो है वो आगे बढ़ेंगे, यानी एक्सटेंशन मिल गई और 5 साल आगे बढ़ेंगे। तसलसल का मतलब यह है कि 3 साल पिछले और 2 साल अगले, यानी जो हुकूमत ने कानून एक बनाया कि अब हम आर्मी चीफ को और सर्विसेज चीफ्स को 5 साल तक रखेंगे, वो इंप्लीमेंट माजी से हो जाएगा। शायद फैसल वाडा साहब वो बात कर रहे हैं। यहां खुलकर कोई बात भी नहीं करता, डरते रहते हैं सारे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का मामला है और वो बड़ा हसास होता है। लेकिन तरक्की का सफर जिसकी फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ का जो वाहिद प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हुए, उनके इश्तिहारात पे, उसके प्रोग्राम्स के ऊपर, गैर मुल्की दौरों के ऊपर, लोगों को बुलाने और उनको इंटरटेन करने के ऊपर, जेनेटरी बीच नाम का एक आदमी आया, सऊदी अरब के वफद आए, बाकी ममालिक के वफूद आए, तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है कि बड़ी कोशिश की गई कि SIFC कामयाब हो जाए। तो SIFC जो है वो एक सफेद हाथी में कन्वर्ट हो गया। अरबों रुपया इसके ऊपर लगा दिया, इसकी मशहूरी पे लगा दिया, इसकी प्रमोशन पे लगा दिया, इसको कामयाब बनाने के ऊपर अरबों रुपया झोंक दिया गया कौम का। लेकिन SIFC से आपको हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल ना हो सका। दावा यह किया गया था जब आर्मी चीफ ने इसकी बुनियाद रखी, और इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं अलग अलग, उन तमाम के ऊपर मिलिट्री अफसरान को बाकायदा, कुछ सर्विंग और कुछ रिटायर, उनको जिम्मेदारियां दी गई थी कि SIFC को पूरी तरह से फौज का इदारा, चाहे वो रिटायर लोग हैं चाहे वो सर्विंग लोग हैं, वो इसको हेड करेंगे और कंट्रोल करेंगे। अब इसमें खुद आर्मी चीफ शामिल है, जो मेन लोग हैं उनके अंदर, और ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। तो उन्हें लगा कि फौज जब सारी मिलकर बैठेगी और मिलकर हम करेंगे, तो इस हुकूमत के साथ मिलकर हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जो इब्तदाई एक तखमीना और अंदाजा था, वो ये कहा गया था कि फौरी तौर पे 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। 100 अरब डॉलर्स दावा किया गया फौरी तौर पे पाकिस्तान में आ जाएंगे। अब आया कितना पैसा? टका नहीं आया। यानी SIFC के जरिए से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई जिसको आप कहें कि जनाब अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कौम का बहुत सारा पैसा इस इदारे के ऊपर लग गया। अच्छा, जो माजी से पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे कि मादनियात के हैं, गैर मुल्की कंपनियां काम कर रही हैं, ज़राअत के हैं, दीगर चीजों के एहतियात के हैं, वो SIFC के साथ जोड़ के उनकी माजी की कारकर्दगी को इसकी खाते में डालने की कोशिश की गई। तो एक ऐसी अजीब पाकिस्तान में इस वक्त मनहूसत चल रही है, क्योंकि जाली हुकूमत है, जाली निजाम है, जबर है, फसाइयत है, जुल्म है, निजाम इंसाफ तबाह हो गया है, लिहाजा वो एक नहूसत है। उसकी वजह से तमाम इदारे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो वहां पे भी SIFC को कोई काबिल जिक्र कामयाबी नहीं हुई। जेनेटरी बीच के बारे में कहा गया जनाब कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वो नहीं आई। फिर नौजवानों का एक ग्रोह पकड़ लिया गया कि जनाब ये क्रिप्टो का जुआ खेलेंगे पाकिस्तान में, और उसके लिए बहुत फैसिलिटेट भी किया गया। अब पता नहीं उसमें कौम का फायदा होता है, नुकसान होता है, ये तो किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। और इसमें जो सियासतदानों की या अवामी मुंतखब नुमाइंदों की, अव्वल तो ये मुंतखब नुमाइंदे है ही नहीं सारे, ये तो लटरम पटरम इन्होंने पकड़े हुए हैं, फॉर्म 47 वाले, जाली फॉर्म 47 वाले। वो जो भी पकड़ा गया है इकबाल संघेड़ा सियालकोट से, उसके बाद कोई सिफारिश जाती थी ना किसी MP MNA की, वो कहता था कौन सा MP है, कौन सा MNA, और मैंने अपने हाथ से दस्तखत किए इसके फॉर्म 47, जाली है ये। तो इस तरीके का जो है वो निजाम है। ब्यूरोक्रेसी के सामने भी बेचारे मजलूम है, ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी मजलूम है। बहरहाल SIFC जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की का सफर नहीं रुकेगा, तो तरक्की का सफर तो बेड़ा गर्क हो गया। और अगर ये तरक्की का सफर हो रहा है, तो मेरा एक सादा सा सवाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मईशत बेहतर हो गई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिलकर मईशत को संभाला दे दिया। भाई अगर मईशत बेहतर हो गई तो किसके लिए बेहतर हुई है? अशराफिया के लिए, शुगर माफिया के लिए, गंदम माफिया के लिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज के लिए, बिजली माफिया के लिए, पेट्रोलियम माफिया के लिए, या ये बड़े बड़े सियासी खानदानों के लिए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए? क्या इनके लिए मईशत बेहतर हुई है? तो फिर तो आप कह देंगे मईशत बेहतर हो गई है।
यानी चंद हजार अशराफिया के जो लोग हैं उनके लिए अगर मईशत बेहतर हुई है तो फिर तो ठीक है, मईशत बेहतर हुई है। लेकिन अगर मईशत बेहतर हुई है तो 45% पाकिस्तानी, जो एक मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक लगभग आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे कैसे चले गए। यानी आप ये दावा करते हैं ना कि मईशत बेहतर हो गई है, तो अगर बेहतर हो गई है तो फिर लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर आना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा काम हो रहा है, बजाय लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आए, लोग लगातार गुर्बत की लकीर से नीचे चले जा रहे हैं और जाते ही चले जा रहे हैं। और अशराफिया पाकिस्तान से बाहर अपना बंदोबस्त कर रही है। एक तो ख्वाजा आसिफ ने बताया ना कि पुर्तगाल, ये सभी जानते हैं, और इसी की उम्मत में बैठा हुआ एक वजीर है जिसने पुर्तगाल के अंदर बाकायदा प्लॉटिंग करके बेची है, और वहां पे साथ में वो जो रेजिडेंट्स है वो ऑफर करते थे कि आप प्लॉट ले लें, वहां पे रेजिडेंट्स आपको साथ मिल जाएगी। बेशुमार लोग पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टियां ली उन्होंने अपने खानदानों के नाम पे, फ्रंट मैनों के नाम पे। ज्यादातर लोग जो है वो अपनी बेगमात को वहां पे बनाते हैं, वहां का नेशनल, और उनकी बुनियाद के ऊपर उन पे डिपेंडेंसी का वीजा लेकर वहां चले जाते हैं और वहां पे फिर वो रहते हैं, उनको रेजिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने, पुर्तगाल हो गया, सेनेगाल हो गया, अमेरिका हो गया, इवन यूएई के बहुत सारे इलाके हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। यूएई में ये मिडिल ईस्ट के इलाके हैं जिनमें यूएई भी शामिल है। सऊदी अरब के अंदर मुझे पाकिस्तानी मिले, उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पैसा लेकर आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्या मतलब? उन्होंने कोई पाकिस्तानी हमसे रब्ता करता है, हम यहाँ गाड़ियां डाल देते हैं, कोई कहता है जी हम होटल बना लेते हैं, कोई कहता है जी हम इस कारोबार में आ जाते हैं, कोई कहता है जी हम कोई रेस्टोरेंट बना लेते हैं। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पैसा लेकर सऊदी अरब में आकर कारोबार करना चाह रहे हैं। यही हाल जो है वो यूएई में है और बाकी मुल्कों में भी है। तो पाकिस्तान से तो पैसा बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में तो आ नहीं रहा, और पाकिस्तानी लगातार गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। अब जनाब ये जो ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी चहीते हैं, ये अपने पैसे अपने फ्रंटमैनों के जरिए और फैमिलीज के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। ज्यादातर अपनी बेगमात की नेशनलिटी हासिल करने के प्रोसेस में है ताकि वक्त आते ही वो पाकिस्तान से निकल जाएं। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है नादरीन, इन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान से भाग जाना, और हर चीज के अंदर करप्शन निकलती है। एक मजहबी फरीजा है हज, उसमें तो करप्शन नहीं हो सकती ना। लेकिन आप ये देखें कि खबर छपती है कि हज इंतजामात 2024, ये 2024 की बात कर रहा हूं, 2025 की बात नहीं कर रहा। 2025 का स्कैंडल उससे भी बड़ा है, नालायकी और नकम्मापन उससे भी बड़ा है। 70,000 हाजियों को पीछे छोड़ के चले गए, वो जा ही नहीं पाए, उन्होंने पैसे दे दिए थे सरकार को। 70,000 हाजियों ने पैसा जमा करवा दिया था, वो हज पे ही नहीं जा पाए, उनका हज ही नहीं हुआ। अंदाजा करें आप कितना बड़ा जुल्म इन्होंने किया। 2024 वाले स्कैंडल में बता रहे हैं जनाब के बहुत सारी बेजाब्तियां हुई हैं खजाने को। अच्छा, जब एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा हुकूमत हो ना तो बेजाब्तगी कहते हैं, बेकायदगी कहते हैं। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से कोई सरोकार ना हो या एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की बैक पे ना खड़ी हो तो करप्शन कहते हैं उस पैसे को। यानी अगर इमरान खान के दौर में हो तो कहते हैं ये करप्शन हो गई, और अगर नून लीग के दौर में हो तो आप कहेंगे कि बेकायदगी और बेजाब्तगी हो गई। ये फर्क है, जरा इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, वो कह रही थी खजाने को 40 अरब रुपए का चूना लग गया, नुकसान हो गया है, और ये जनाब हज के इंतजामात में हुआ है। अब अंदाजा करें, आपके हाजियों को भी लूटते हैं ये, सरकार को भी लूटते हैं ये, और मजहबी मामला जो है उसके अंदर भी कोई माफी ये लोग नहीं देते। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब ने एक इंकशाफ किया और मियां जावेद लतीफ साहब बेचारे बैठ के सुन रहे थे, मुझे बड़ा तरस आ रहा था उन पे। नवाज शरीफ के जो बहुत वफादार लोग हैं उनमें एक मियां जावेद लतीफ हैं, उनकी इस बात की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने वफादारी की इंतहा की है। यानी उन्हें ऐसा नहीं, अगर वो भी चापलूसी करते और एक खास रास्ते पे चलते तो वो एमएनए भी होते और उन्हें जो है वो मिनिस्टर भी बना दिया जाता। नवाज शरीफ साहब उनकी सिफारिश भी कर देते। लेकिन जावेद लतीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की ज्यादा गेम उठाने के चक्कर में अपनी सियासत भी खराब की, और अब उनके सामने बैठकर फैसल वाडा साहब जो बातें कर रहे थे, मुझे तरस आ रहा था जावेद लतीफ पे कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे, बल्कि कह रहे मेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं। तो फैसल वाडा साहब ने बड़ी टका के जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखे, हमने अपने घर बैठ के ना, और फैसल वाडा का घर किधर है और वो किसके साथ बैठकर बनाते हैं ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा जी घर बैठ के तो हमने नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें बनाई थी, यानी घर पे बैठ के बनाई है नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें। जब पीटीआई भी ये कहती थी ना कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक बाहर गए हैं, यानी उनकी प्लेटलेस गिरी हैं, तो मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया में जो आपकी पहली एक रिपोर्ट बनी थी प्लेटलेस की वो आप पब्लिक करें। और मुझे एक शख्स ने ये इतला दी थी उस वक्त कि वहां पे मियां साहब की प्लेटलेस मुख्तलिफ है उससे जो उन्होंने पाकिस्तान में शो की थी। यानी पाकिस्तान में तो प्लेटलेस इतने गिर गए थे मियां साहब के जितने आज तक किसी के नहीं गिरे। अब फैसल वाडा साहब मुंह पे कह रहे हैं
जावेद लतीफ साहब के एक टॉक शो में बैठ के कि जनाब मियां साहब की जो प्लेटलेस की रिपोर्टें हम घर में बैठ के बनाते थे और ये बहादुरी के दावे वादे बड़ी बड़ी बातें, और देखें कैसे ये आदमी पाकिस्तान से गया। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, ये पीएमएलएन के वर्कर के लिए कितनी तकलीफ दे बात है कि आज उनके अपने हमायती उनके सामने बैठकर कह रहे हैं कि जी मियां साहब जो है उनके प्लेटलेस की हमने जाली रिपोर्टें बनाई थी और जालसाजी करके मियां नवाज शरीफ साहब जाली बीमार बन के डील करके एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान से बाहर गए। और उनके साथ बैठे हुए जो पीएमएलएन के लोग हैं, कितनी ज्यादा वफादारी है जावेद लतीफ की नवाज शरीफ से, ये सब जानते हैं। अब वो भी बेचारे अब नीचे मुंह करने पे मजबूर हैं और उसका सही तरह जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, कोई भी तसल्ली बख्श जवाब उनके पास नहीं था। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा ना, जैसे इमरान खान के दौर में हो तो करप्शन, और अगर पीएमएलएन के दौर में हो तो बेकायदगी और बेज़ाब्तगी का लफ्ज इस्तेमाल करेगा मीडिया। इसी तरह इमरान खान के दौर था उस्मान बुज़दार ने, पंजाब में उस्मान बुज़दार का दौर था। पंजाब में कोई गेम पड़ी थी और एक होटल को शराब का लाइसेंस मिल गया था, और जब उसको लाइसेंस मिला था तो रोला पड़ गया था। बहुत सारे हमारे जो दीन के ठेकेदार हैं मजहब के, वो भी आ गए थे मैदान में। बहुत सारे लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, बड़ा रोला पड़ गया था हर तरफ। अभी शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का क्योंकि दौर है, तो इस्लामाबाद में 4 होटलों को ठेके मिले जनाब के, लाइसेंस मिल गए शराब वराब पिलाने के, बेचने के। तो उसके ऊपर कोई रोला नहीं डाल रहा, ना मतलब के ठेकेदार जागे ना कोई और जाग रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ खड़ी हो ना, तो उसके गुनाह भी माफ करती है वो, और वो करवाती है। ये मौलवी मिलिट्री अलायंस जो है ये बहुत पुराना है। मौलवी तभी जागता है और तभी चिल्लाता है जब मिलिट्री उसको कहती है कि आप ये करें, अदरवाइज मौलवी नॉर्मली चुप रहता है। आपके सामने एक ऐसे आदमी की मिसाल है जो माजी में बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना फिरता था, बड़ा उछल उछल के पुड़क पुड़क के बातें करता था। अब आप उस आदमी को देखें तो वो ऐसा लगता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट के टाउट और चमचे से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका सारा का सारा इनकलाब बह गया, फारूक हो गया, उसके पल्ले ही कुछ नहीं बचा बेचारे के। तो नाजरीन, एक और जो प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए सबसे बड़ी, वो सोशल मीडिया है, क्योंकि वहीं पे ऐसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। मकामी और रवायती मीडिया को तो आप काबू कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपके काबू नहीं आता। अब इसमें एक सरफराज बुगटी साहब हैं, एक सूबे के वजीर आला हैं, वो कहते हैं सोशल मीडिया के चैप्टर को क्लोज करना होगा, यानी सोशल मीडिया को बंद ही कर देना होगा। तो सरफराज बुगटी साहब, आप एक सूबे के वजीर आला हैं, आप अपनी फैमिली को और बच्चों को तो वहां रख नहीं सकते, उनको महफूज मकामात पे आपने मुंतकिल किया है, आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे। देखें, मार्शल का ये कोई अगला मरहला होगा जब आप सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर देंगे। वैसे तो बलूचिस्तान में बार बार इंटरनेट मोबाइल बंद हो जाना ये आम सी बात है, ये वहां होता रहता है, लेकिन पूरे मुल्क में अगर आप ये सोशल मीडिया को बंद कर देंगे तो एक घुटन पैदा होगी, और एक दिन जब ये घुटन खत्म होगी ना, तो फिर आप में से कोई भी दिखाई नहीं देगा, आपको और आपके मालिकों को बदतरीन शिकस्त हो जाएगी। मुफ्ती साहब भी साथ है जनाब, वो पहले चांद देखा करते थे, अब वो सोशल मीडिया देखते हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर उंगलियां उठा दी और उन्होंने कहा जी बड़ा तबाहकुन हथियार है इमरान खान का ये, और ये किसी को भी तबाह बर्बाद कर देता है, चाहे पीटीआई के अंदर का बंदा हो। तो मुफ्ती साहब को भी मैदान में उतारा गया है। अब अगर मामला चांद देखने वालों तक आ गया है तो फिर आप सुलह कर लें या माफी मांग लें कौम के साथ, और कौम के सामने सरेंडर कर लें, ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कौम तो अपना फैसला कर चुकी है। उधर सुरागकोट में पीपल्स पार्टी का एक जलसा हो रहा था, इन्होंने बंदे चंदे इकट्ठे कर लिए जब बहुत सारे, और जलसे का पूरा बंदोबस्त हो गया, स्क्रीन लगा दी गई, स्टेज लग गया, सज गया, लोग आ गए, तो वहां मौजूद तमाम नौजवानों ने इमरान खान के और पीटीआई के नारे लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद वो जो बेचारे पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा ने जलसा करवाया था, वो अपने साथ गाड़ों शाटों को लेकर तो लोगों को डंडे मार रहा था कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हम तुम्हें किसी और काम के लिए लाए, तुम यहां नारे लगा रहे हो। तो अगर अवाम अपनी आई पे आ जाए तो फिर इस तरह के मनाजिर आपको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे। हत्ता कि जहां पे नून लीग का पिछले दिनों जलसा हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि हम तमाशा देखने आए हैं इनका। तो सहाफी ने पूछा भी तमाशा क्यों देखने आए हैं? उन्होंने कहा जी हम देखने आए हैं इनका तमाशा के क्या हो रहा है। उन्होंने कहा तो आप किसके साथ हैं? उन्होंने कहा जी हम तो इमरान खान के साथ हैं, हम तो कैदी नंबर 804 के साथ हैं, हम उसके साथ खड़े थे, उससे ज्यादा खड़े रहेंगे, ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ इनका तमाशा देखने आए हैं, क्योंकि नॉर्मली हम म्यूजिकल शो ही रह गए हैं और तो कुछ बचा ही नहीं है। नादरीन, महमूद चकदई साहब ने बताया कि नवाज शरीफ साहब से जब वो जेल में मिलने गए थे, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम भी जेल में थी, तो वो कहते जी पूरे पूरे जुलूस जाते थे, वहां पे ऐसे जलसे वाला माहौल होता था, 30-30 लोग आते थे, मियां साहब को मिलते थे, खुल खुलाकर मिलते थे, ये हवलदार स्पीकर भी वहां पे शामिल होता था, लेकिन तब तो कोई नहीं रोकता था इमरान खान के दौर में। लेकिन आज जो भी किया जा रहा है, एक सहाफी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई है कि जो आदमी भी इमरान खान से जेल में जाकर मिलता है
वो बाहर आकर एटम बम बन जाता है और वो फिर वो करता है कि जिसकी उससे तवक्को नॉर्मल हालात में नहीं की जा सकती। तो इमरान खान में एक ऐसी एनर्जी है, जो लोग उनको जाके जेल में मिलते हैं वो बाहर आकर बड़े सख्त बयानात भी देते हैं और वो उनका डर खौफ भी कम हो जाता है और उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर जेल में डाल दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये जो है वो इमरान खान साहब से इसीलिए मुलाकातें रोकी गई हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की मौजें लगी हुई थी जेल में। आज इसकी गवाही जो है वो महमूद खान अचकज़ई जब नवाज शरीफ के साथ थे उन्होंने भी इस बात की गवाही दी है। 3 साल पहले तक जब चीनी 80 रुपए किलो थी, जो मातम कर रहे थे, आज जो हुक्मरान है ये मातम कर रहे थे कि 80 रुपए किलो चीनी हो गई, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, अवाम मर गई, ये शुगर माफिया है। और वो सारे इनके साथ मिल गए। बाद में सारा शुगर माफिया इन्होंने ले लिया और अब रावलपिंडी में तस्वीरें लगी हुई हैं मरियम नवाज की और साथ लिखा हुआ है चीनी 173 रुपए किलो एहसान चढ़ा के। यानी 173 रुपए किलो चीनी मरियम नवाज की फोटो के साथ बिक रही है। ये सस्ती है। और 80 रुपए किलो चीनी आज से 3 साल पहले बिक रही थी, वो महंगी थी। अभी ये तो सस्ती करने के लिए आए थे, इन्होंने तो और महंगी कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के आम आदमी का। तो फोटो भी वहां अपनी चिपका रहे हैं और 173 रुपए की भी अवेलेबल नहीं है। शौक इनके पता कैसे हैं? इमरान खान साहब के नाम पे लोग अपने ब्रांड लॉन्च करते हैं। कई जगहों पे लोगों ने होटल बनाया हुआ है। अजरबैजान में एक शख्स ने बनाया हुआ है, जहूर डोगर गालिबन उनका नाम है, उन्होंने बनाया हुआ एक होटल, उसका नाम है मुर्शद होटल। इसी तरह एक शख्स ने यहाँ यूरोप में बनाया हुआ है, कहीं पे, कईयों ने कई और मुल्कों में बनाए हुए हैं। लोग होटल बनाते हैं, उनके नाम पे एक चप्पल भी बनती है, उनके नाम के ऊपर ब्रांड, वो लोग कपड़े बनाते हैं, उनकी तस्वीरों के साथ लोग कपड़े बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, गारमेंट्स बनती है, परफ्यूम लोगों ने लॉन्च किए इमरान खान के नाम और नंबर के साथ। बेशुमार काम हुआ, लोगों ने बहुत पैसा भी बनाया। ब्रांड है ना इमरान खान। अब इनको फिक्र पड़ी, इनको हर चीज में नकल करने की आदत है, इन्होंने पकड़ के एक ब्रांड अपना भी लॉन्च करवा दिया। इससे पहले मुझे याद है अच्छी तरह, लाहौर में नवाज शरीफ के तस्वीर वाली एक टी शर्ट की इन्होंने कहा था जी हम रोनुमाई करेंगे और उसकी फिर बोली होगी, तो वो आखिरी वक्त में बोली कैंसिल हो गई क्योंकि नवाज शरीफ की शर्ट खरीदने वाला था ही कोई नहीं। ये नादरीन हालात है और ये है सूरत हाल। मैं हैरान होता हूं, आप शर्ट के ऊपर सिर्फ 804 लिख के बेचें तो आपकी कैसे बिकती है, और नवाज शरीफ का मुंह भी चिपका के बेचें तो वो मुफ्त भी नहीं लेता। ये हालात। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।